जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो एक टूटी हुई हड्डी का एक्सरे समझना बहुत सीधा होता है। मतलब आपको फिल्म पर एक सफेद लाइन दिखती है और आप तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ, समस्या यहाँ है। बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, लेकिन जब हम किसी देश की दिशा, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी भविष्य की नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा आपने। तब ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत ही धुंधला एमआरआई देख रहे हों, जहां भू राजनीति, अर्थशास्त्र और इंसानी मनोविज्ञान की कई परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं। हाँ, और अर्थशास्त्र या राजनीति में कुछ भी इतना साफ नहीं होता। एक घटना का असर दूसरी जगह कैसे होगा ये आपको तुरंत दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। आपको उन अलग अलग परतों के बीच का वो जो लिंक होता है ना, हाँ। वो खोजना पड़ता है। और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मकसद भी इन्हीं लिंक्स को खोजना है। जो लोग हमारी इस गहरी चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज हम पीएम इंडिया स्पीचेस पोर्टल और आधिकारिक यूट्यूब चैनल के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री के हालिया भाषणों को एक साथ रखकर देखें तो ये एक बहुत ही पेचीदा पहेली की तरह लगता है। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के विशाल बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, बिल्कुल, और उसी के साथ अचानक से ये अपील की जा रही है कि लोग सोना खरीदना कम कर दें या वर्क फ्रॉम होम शुरू करें। मतलब सतह पर देखने से लगता है कि एक हाईवे के उद्घाटन का किसी की निजी जिंदगी से क्या लेना देना है। देखिए यहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो हमारा वृहद अर्थशास्त्र है वो एक आम नागरिक के माइक्रो निर्णयों से टकराता है। अच्छा। जब एक राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें कहता है ना, तो वो असल में एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जों को कसने की कोशिश कर रहा होता है। समझ गया। तो चलिए इस मशीन के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है भौतिक विकास और बुनियादी ढांचा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। हाल ही में हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। हाँ, इन परियोजनाओं में वारंगल में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और इंडियन ऑयल का ग्रीनफील्ड टर्मिनल शामिल है। साथ ही सिंधु अस्पताल भी है। अगर हम इस चर्चा को सुनने वालों के लिए एक उपमा लें तो बिना हाईवे के एक टेक्सटाइल पार्क बनाना ऐसा है जैसे आपने एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर तो लगा दिया, हाँ, लेकिन उसे बैटरी से जोड़ने वाले तार ही नहीं लगाए। मतलब ये 9,400 करोड़ रुपए सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी नहीं है, ये वो सर्किट है जो इस आर्थिक बिजली को दौड़ने देता है। एकदम सटीक उदाहरण है। और इस सर्किट वाले हिस्से को ना अर्थशास्त्र की भाषा में क्लस्टर डेवलपमेंट कहा जाता है। अच्छा, क्लस्टर डेवलपमेंट। हाँ, मतलब आप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगाते, आप पूरी एक सप्लाई चेन को एक ही जगह पर ले आते हैं। जैसे टेक्सटाइल पार्क में कपड़ा बनेगा, लेकिन उसे बनाने वाली मशीनों को चलाने के लिए भारी ऊर्जा चाहिए। उसके लिए वो इंडियन ऑयल का टर्मिनल है। ओहो, अब समझ आ रहा है कनेक्शन। बिल्कुल। और उस कच्चे माल और तैयार माल को बंदरगाहों तक तेजी से ले जाने के लिए चौड़े राजमार्ग चाहिए। सही बात है। और सबसे जरूरी बात, उस पार्क में जो हजारों लोग काम करेंगे उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए सिंधु अस्पताल जैसी सुविधाएं चाहिए। तो ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। दुनिया के कई देशों में हमने घोस्ट सिटीज का कंसेप्ट देखा है। हाँ, जो बिल्कुल खाली पड़े शहर होते हैं। हाँ, उन्होंने भी तो बिल्कुल ऐसा ही शानदार मदरबोर्ड बनाया था। बेहतरीन सड़कें, अस्पताल, कारखाने, लेकिन वहां कोई आर्थिक बिजली प्रवाहित नहीं हुई। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो क्या सिर्फ इन परियोजनाओं को एक साथ एक जगह पर बना देने से ये तय हो जाता है कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगा? देखिए, सिर्फ निर्माण कर देना ही कोई गारंटी नहीं है। असल खेल तो टाइमिंग का होता है और वैश्विक बाजार के रुझानों को पकड़ने का है। टाइमिंग मतलब इस समय दुनिया चाइना +1 रणनीति पर काम कर रही है। वैश्विक कंपनियां अपने उत्पादन के लिए चीन के अलावा दूसरे विकल्प खोज रही हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। ऐसे में भारत सिर्फ यह कहकर काम नहीं चला सकता कि अरे हमारे पास सस्ते मजदूर हैं, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, उन्हें तो सब कुछ तैयार चाहिए। बिल्कुल।
कंपनियों को प्लग इन प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब सरकार एक ही समय पर सड़क, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं का एक पूरा पैकेज तैयार करके देती है, तो वो विदेशी पूंजी को एक सिग्नल दे रही है कि हमारा मदरबोर्ड तैयार है। हाँ, कि हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से तैयार है, आप बस अपना सॉफ्टवेयर यहाँ डालिए और काम शुरू कीजिए। अरे वाह, ये तो हुई मदरबोर्ड तैयार करने और उसमें निवेश खींचने की बात। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए लगातार स्थिरता की जरूरत होती है। फ्यूल चाहिए उसे। हाँ, और यहीं पर स्रोतों में इन भाषणों का स्वर अचानक एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेता है। मतलब हम अचानक 9,400 करोड़ के मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर पश्चिम एशिया के तनाव पर आ जाते हैं। हाँ, जियोपॉलिटिक्स। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात, एक आम आदमी के दफ्तर जाने के तरीके पर प्रधानमंत्री ने सीधे अपील की है कि लोग पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचें और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम की प्रथाओं को फिर से शुरू करें। मैं सच में यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। क्या उलझन है आपको? मतलब वर्क फ्रॉम होम तय करना तो कंपनियों के एचआर विभाग का काम होता है ना। देश का प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की टिप्स क्यों दे रहा है? क्योंकि बात यहाँ किसी एचआर पॉलिसी की नहीं हो रही है, बात देश के विदेशी मुद्रा भंडार और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की हो रही है। अच्छा। देखिए, जब पश्चिम एशिया में कोई मिसाइल दागी जाती है ना, तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं। और हम तो बहुत तेल मंगाते हैं बाहर से। बिल्कुल, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और इस तेल की कीमत हमें डॉलर्स में चुकानी पड़ती है, रुपयों में नहीं। ओहो। तो जब लाखों लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो सड़कों से लाखों गाड़ियां कम हो जाती हैं। मतलब हर दिन लाखों लीटर पेट्रोल जलने से बच रहा है। और वो पेट्रोल असल में हमारा डॉलर है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये बचा हुआ पेट्रोल असल में वो कच्चा तेल है जिसे खरीदने के लिए हमें अपने रिजर्व बैंक से डॉलर्स निकालकर बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। तो अगर मैं सुबह ट्रैफिक में 1 घंटा फंसकर दफ्तर जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपना समय और पेट्रोल बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं अप्रत्यक्ष रूप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इसी भाषण में लग्जरी सामानों के आयात और सोने की खरीदारी को सीमित करने की बात भी कही गई है। सोना? लेकिन हमारे यहाँ तो शादियों और त्योहारों पर सोना खरीदना एक परंपरा है। बिल्कुल, लेकिन भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। हमारी ये जो सोने के प्रति दीवानगी है ना, वो सीधे तौर पर हमारे डॉलर्स को सोख लेती है। अच्छा, मतलब हम डॉलर देकर सोना मंगाते हैं। हाँ, जब तेल महंगा हो रहा हो और उसी समय नागरिक भारी मात्रा में विदेश से सोना भी खरीद रहे हो, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने लगती है। रुपया कमजोर हो जाता है। और रुपए के कमजोर होने का मतलब है कि देश के अंदर हर चीज, चाहे वो दवाइयां हो या खाने का तेल, सब कुछ महंगा हो जाएगा। मतलब मैं इस बात को ऐसे सोचता था जैसे ये किसी पारिवारिक बजट का मामला हो। वो कैसे? हाँ, जैसे जब परिवार में कोई आर्थिक मंदी आती है, तो घर के बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर खाना कम कर दो या नए कपड़े मत खरीदो। हाँ, बचत करने को कहते हैं। लेकिन एक देश का अर्थशास्त्र एक घर के बजट से तो अलग होता है ना। अगर देश के पास पैसे कम है, तो सरकार अपने मुद्रा छाप सकती है। घर का मुखिया थोड़ी पैसे छाप सकता है। ओह, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो फिर नागरिकों को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए क्यों कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि आप रुपये छाप सकते हैं, डॉलर्स नहीं। अरे हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खास तौर पे तेल और सोने का व्यापार, डॉलर्स में ही होता है। आप जितना चाहें रुपया छाप लें, लेकिन अगर आपके पास उसे बैक करने के लिए डॉलर का रिजर्व नहीं है, तो आपकी छपी हुई मुद्रा सिर्फ एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएगी। इसी को तो अतिमुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। बाप रे, ये तो काफी डरावना है। इसीलिए पश्चिमी एशिया के संकट के समय वर्क फ्रॉम होम या सोने की कम खरीदारी की अपील कोई साधारण सलाह नहीं है। ये एक इकोनॉमिक डिफेंस है। हाँ, यह देश की रक्षा पंक्ति में आम नागरिक को एक सैनिक की तरह खड़ा करने की रणनीति है। आप बाहर का सामान नहीं खरीदते तो आप डॉलर बचाते हैं, जो रुपए को मजबूत रखता है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है मेरे लिए। मतलब बुनियादी ढांचा हमारा हार्डवेयर है और विदेशी मुद्रा भंडार हमारी बैटरी है। बिल्कुल सही। लेकिन इस हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है, और ये हमें प्रधानमंत्री के बेंगलुरु वाले भाषण की तरफ ले जाता है। हाँ, जो उन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस पर दिया था। एकदम सही। और वहां अर्थव्यवस्था या भू राजनीति की कोई बात नहीं थी। उनका फोकस एकदम अलग था।
हाँ, वहाँ पूरा फोकस मानसिक स्वास्थ्य, माइंडफुलनेस और मिशन लाइफ के तहत प्राकृतिक खेती और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने पर था। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी वास्तविकता की बात करना चाहूंगा। कागज पर ये माइंडफुलनेस या प्राकृतिक खेती की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 9,400 करोड़ रुपए के इतने भारी औद्योगिक विकास के बीच क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं लगता? सुनने में लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें तो ये आध्यात्मिक प्रवचन बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध अर्थशास्त्र और सस्टेनेबिलिटी है। वो कैसे? मान लीजिए आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल पार्क और हाईवे बना लिया। ठीक है, बना लिया। लेकिन जो युवा पीढ़ी वहां काम करने वाली है, अगर वो भारी मानसिक तनाव या बर्नआउट का शिकार है, तो क्या वो उस क्लस्टर में इनोवेशन कर पाएंगी? शायद नहीं। उत्पादकता सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप सिलिकॉन वैली को देख लीजिए। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस के सेशन क्यों रखती हैं? हाँ, गूगल और एप्पल में तो ये बहुत आम है। क्योंकि उन्हें पता है कि एक शांत दिमाग ही जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं है, ये एक आर्थिक आवश्यकता है। बिल्कुल। लेकिन उस भाषण में मिशन लाइफ और प्राकृतिक खेती की बात भी थी। हाँ, पर्यावरण को लेकर। तो एक किसान के प्राकृतिक खेती करने से उन हजारों करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या संबंध हो सकता है? संबंध बहुत सीधा और भौतिक है। मैं बताती हूँ। जब हम खेती में भारी रसायनों और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है और प्लास्टिक हमारे पूरे जल निकासी तंत्र को, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसे चोक कर देता है। अच्छा, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं? हाँ, इसका नतीजा क्या होता है? थोड़ी सी बारिश में भयंकर बाढ़ आ जाती है। आप बेंगलोर या हैदराबाद जैसे शहरों का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वहाँ तो हर साल वॉटरलॉगिंग की खबरें आती हैं। बिल्कुल। जब जल भराव होता है तो शहर का पूरा टेक इकोसिस्टम रुक जाता है। वही हजारों करोड़ के हाईवे पानी में डूब जाते हैं और टूट जाते हैं। अरे बाप रे। तो प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारती है, जल स्तर को बनाए रखती है और बुनियादी ढांचे को जलवायु परिवर्तन के झटकों से बचाती है। मतलब मिशन लाइफ कोई अलग थलग पर्यावरण अभियान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसी 9,400 करोड़ के निवेश का एक तरह से बीमा है। इंश्योरेंस है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये इंश्योरेंस ही है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प कड़ी है। मिट्टी के खराब होने से लेकर हाईवे के टूटने और वर्क फ्रॉम होम के रुकने तक का पूरा चक्र, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इस पूरी मशीनरी के उस हिस्से की बात करते हैं जो इसका प्रशासक है, मतलब राजनीतिक मशीनरी नीतियां बनाती है। हाँ, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर सिर्फ अच्छी नीयत से तो नहीं चलते ना। उन्हें दिशा देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। सही बात। और यहीं से इन भाषणों का सबसे आक्रामक हिस्सा सामने आता है, राजनीतिक रैलियां। हाँ। और देखिए, जो लोग इसे सुन रहे हैं, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम बस पूरी तरह निष्पक्ष होकर इन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ डेटा और भाषणों की बात कर रहे हैं। तो हाल के भाषणों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की कड़ी आलोचना की गई है और डबल इंजन सरकार के मॉडल को तेजी से विकास का रास्ता बताया गया है। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसे फिर से कॉर्पोरेट जगत की उपमा दूं तो ये डबल इंजन का दावा किसी बड़े कॉर्पोरेट मर्जर के पिच जैसा लगता है। कॉर्पोरेट मर्जर वो कैसा है? जैसे जहां एक सीईओ अपने शेयर धारकों से कहता है कि देखिए, अगर हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस दोनों एक ही कंपनी के कंट्रोल में होंगे ना, तो लाल फीताशाही खत्म होगी और फाइलें तेजी से पास होंगी। हाँ, ये बिल्कुल एफिशिएंसी या दक्षता का तर्क है। जब केंद्र और राज्य में एक ही विचार वाली सरकार होती है तो नीतियां बिना किसी राजनीतिक घर्षण के लागू हो जाती हैं। घर्षण मतलब फ्रिक्शन नहीं होता? हाँ। अब जो ये 9,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए जमीन का अधिग्रहण तो राज्य सरकारों को ही करना होता है ना? जमीन तो राज्य का विषय है। तो अगर राज्य सरकार विरोध में है तो प्रोजेक्ट सालों साल अटक सकता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, कॉर्पोरेट दुनिया में हम जानते हैं कि जब कोई कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली बना लेती है तो फैसले तो जल्दी होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। तो क्या इस डबल इंजन मॉडल में ये जोखिम नहीं है कि तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के जो बिल्कुल अलग और लोकल मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे? एक ही चाबी से हर राज्य का ताला कैसे खुल सकता है? राजनीति में जो लोग रणनीतियां बनाते हैं ना, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा।
इसीलिए अगर आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भाषणों का गहराई से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि उन्होंने एक ही चाबी का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब उन्होंने पिच बदल दी। बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्रीय दक्षता के इस नैरेटिव को स्थानीय बाजार के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज किया है। जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण लें। हाँ, वहाँ क्या हुआ? वहाँ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है। तो वहाँ डबल इंजन की पिच को सिर्फ हाईवे या टेक्सटाइल पार्क तक सीमित नहीं रखा गया। तो उसे किस चीज से जोड़ा गया? वहाँ इसे महिलाओं की अस्मिता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा गया, क्योंकि वहाँ का वोटर इन्हीं मुद्दों पर भावनात्मक रूप से जुड़ता है। ओहो, तो मतलब कोर प्रोडक्ट वही है लेकिन पैकेजिंग बदल दी। और तमिलनाडु में वहाँ तो राजनीति का ढांचा ही क्षेत्रीय पहचान पर टिका है। हाँ, वहाँ की रणनीति बिल्कुल अलग थी। तमिलनाडु में भाषणों का मुख्य फोकस उन राजनीतिक गठबंधनों के अंतर्विरोधों को उजागर करने पे था, जो वहाँ के क्षेत्रीय दलों के बीच होते हैं। हाँ, उन्होंने वहाँ ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे क्षेत्रीय दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए गठबंधन करते हैं और जिससे राज्य के विकास की गति धीमी होती है। समझ रहा हूँ। यानी लक्ष्य एक ही है कि उस राष्ट्रीय राजनीतिक मशीनरी को स्थापित किया जाए, लेकिन उसे जनता के सामने पेश करने का तरीका हर राज्य की राजनीतिक जमीन के हिसाब से बदल दिया गया। तो आज हमने जिन अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया वो असल में एक बहुत ही बड़ी और जटिल तस्वीर बनाते हैं। बहुत ही व्यापक तस्वीर है ये। मतलब ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे देश के एक कोने में 9,400 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन हो रहा है। हाँ। और उसी समय पश्चिम एशिया की अस्थिरता के कारण एक आम नागरिक को दफ्तर जाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है। बिल्कुल। एक तरफ युवाओं को माइंडफुलनेस और प्राकृतिक खेती सिखाई जा रही है ताकि हजारों करोड़ का वो हार्डवेयर टिकाऊ बना रहे और बाढ़ से बचा रहे। हाँ, और दूसरी तरफ एक आक्रामक राजनीतिक अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चाबी एक ही हाथ में रहे। और देखिए, यही बात इस विस्तृत विश्लेषण को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वैश्विक कूटनीति, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उनके घर का बजट, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हिस्सा है नहीं। बिल्कुल नहीं। असल में वे एक ही पारिस्थितिकी तंत्र, एक ही इकोसिस्टम के हिस्से हैं। एकदम सही। पश्चिमी एशिया में कोई तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप अपनी शादी के लिए कितना सोना खरीद पाएंगे, हाँ, आपके शहर की सड़कें कैसी होंगी और यहाँ तक कि आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि एक नागरिक की भूमिका ना सिर्फ हर 5 साल में वोट देने तक सीमित नहीं होती। बिल्कुल। उसकी रोजमर्रा की जो आदतें हैं वही असल में देश की अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। बहुत खूब कहा आपने। और इसी विचार के साथ मैं इस चर्चा को सुनने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे खुद विचार कर सकें। हमने आज देखा कि कैसे तेल की कीमतें और विदेशी मुद्रा भंडार हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। तो सवाल ये है, अगर पश्चिमी एशिया जैसे वैश्विक भू राजनीतिक तनाव आज हमारे दफ्तर जाने के तरीके और हमारी खरीदारी को तय करने लगे हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में किसी भी देश की आर्थिक रक्षा का सबसे बड़ा हथियार उसकी सेना, उसकी मिसाइलें या उसका सेंट्रल बैंक नहीं, बल्कि उसके आम नागरिकों की दैनिक जीवन शैली और उनका आत्म अनुशासन होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में युद्ध के मैदान सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में लड़े जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीखते रहिए और इसी तरह चीजों की गहराई में उतरते रहिए। मिलेंगे अगली बार।